हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेई क्वांट। इस चैनल पे हम आईआईटी जेई के मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उस पर वीडियोस बनाएंगे। ये हमारी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एट दी एंड पीवाईक्यूज तक अच्छे क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो इस सीरीज़ में हमारे सारे 11th और 12th के जेई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मेंस और एडवांस, सब हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम सेट्स पढ़ेंगे, देखेंगे सेट्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, वेटेज देख लेते हैं। वेटेज क्या है इसका? तो एक क्वेश्चन आता है जनरली, एक चैप्टर अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, दूसरे चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड होगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं सेट्स की थ्योरी या सेट्स की कंसेप्ट्स इंक्लूडेड होंगे। टॉपिक देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में हम अगर बेसिक देखें सेट्स का, तो सेट्स का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ एक ग्रुप के अंदर एक साथ रख रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सेट्स। तो हमने क्या करा, जैसे हमने 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर उठाए और एक साथ एक ग्रुप में रख दिया। हमने बोल दिया दिस इज़ ग्रुप ए, तो हम बोलेंगे दिस इज़ सेट ए। तो इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं हम नंबर्स की या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की, तो हम उसको बोलते हैं दीज आर सेट्स। तो सेट्स जो हैं, इसका हम डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, देखेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें क्या क्या टाइप के सेट्स होते हैं। फिर हम देखेंगे कि सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, कि कैसे हम सेट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस टाइप के ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। फिर हम देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होगा कि सेट्स को कैसे कैसे हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारे को वेन डायग्राम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूलेस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटरवल्स। सेट की इंटरवल्स क्या होती है। इंटरवल्स हमारे को टॉपिक में ही पता चलेगा बहुत डिटेल में, अभी इस तरीके से पता नहीं चलेगा। पीवाईक्यूज देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, जेई मेंस और एडवांस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इसके ऊपर बने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, सेट्स को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए, उनको एक साथ कलेक्ट किया, एक साथ रखा, तो हम बोलेंगे दिस इज सेट। इसमें क्या करते हैं, रिपीटेशन और डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, कि रिपीट नहीं करना, डुप्लीकेट नहीं करना है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर, नेम, पर्सन, थिंग, कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर। मैथमेटिकली हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को ही लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अब हम ये जो ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं सेट के, इसको हम मैथमेटिकली बोलेंगे एलिमेंट्स। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया अ सेट ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। इनको हमने एक ग्रुप में लिख दिया। इस ग्रुप को हम बोलेंगे सेट ऑफ फ्रूट्स। ये एक सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर ये एप्पल जो है वो क्या कहलाएगा, एप्पल इज़ अ ऑब्जेक्ट, इस सेट का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नहीं बोल के हम इसको एलिमेंट बोल देंगे, कि एलिमेंट ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा नंबर्स, कि सेट ऑफ नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हमने ले लिए। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10। तो इस तरीके से इवन नंबर्स का सेट बन जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने सेट देख लिया, इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका एग्जांपल देख लिया कि कैसे सेट को हम लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं ये देखा हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास एक सेट है फिर से फ्रूट्स का, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो हम बोलेंगे कि इस एफ सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर कार्डिनैलिटी ऑफ एफ इज 3। इसकी कार्डिनैलिटी 3 हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज सेट ए। इन दिस सेट ए हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी 5। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले एक और चीज़ देख लो,
कि सेट्स जो है, कोई भी सेट स्टार्ट करते हुए हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट से ही एंड करते हैं। तो सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट से एंड करना है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उनके बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट करके लिखना है। ओके, है ना। कॉमा लगाया, इसका मतलब अलग एलिमेंट बन गया है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं हमारे पास। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड हमारा है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, रोस्टर या लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये सेट बी है। अब इस सेट बी के अंदर क्या है कि सेट बी के अंदर हमारे पास दिस इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं उनका सेट है। सारे वॉवल्स हमने ले लिए, एक ग्रुप में रख दिए, दिस इज सेट बी। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर या लिस्टिंग मेथड। हमने क्या करा, एक के बाद एक सारे जो भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए थे वो सारे एलिमेंट्स एक के बाद एक लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। सेट बिल्डर मेथड के अंदर क्या होता है, हम इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि सेट ऐसा होगा, सेट ऐसा दिखेगा, ये होगा। हम उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल में हमारे को सेट पी दे रखा है। तो अब सेट पी क्या है, सेट पी को हमारे को यहाँ पे डिफाइन कैसे कर रखा है, डिफाइन कर रखा है सेट पी के अंदर एक्स दिया हुआ है। तो हम इसको रीड ऐसे करेंगे कि सेट पी इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इज इवन एंड x इज बिटवीन 0 एंड 10। तो p क्या है, p सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x है जो कि इवन है और 0 और 10 के बीच में। तो x की पहले वो वैल्यूज निकालते हैं जो कि इवन है और 0 और 10 के बीच में। तो 0 और 10 के बीच में हम ले लेंगे 2, 4, 6, 8। ये चार वैल्यूज हो गई। इन चारों वैल्यूज़ को हम देखेंगे तो ये 0 से 10 के बीच में है और ये इवन भी है। तो x शुड बी एन इवन नंबर एंड x शुड बी बिटवीन 0 to 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेट p हो जाएगा। दिस इज आवर सेट p। तो इस तरीके से सेट p को हमने डिफाइन कर दिया। सेट p को हमने बोला कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है मतलब हम इसको डायरेक्टली लिखने की बजाय इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिफाइन करेंगे। हम इसके कैरेक्टर्स बताएंगे। हमने बताया कि सेट p जो है उसके अंदर x की वो सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए जो इवन होनी चाहिए और 0 और 10 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम देखें सेट e की बात करते हैं। सेट e को हमारे को बोला गया कि सेट e का मतलब ये है, सेट ई को बिल्ड करना है। अब हमें सेट बिल्डर मतलब बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए हमने देखा के की वैल्यूज़ चाहिए। हमें के की कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, वो वैल्यूज़ चाहिए जो 10 और 4 के बीच में हो, -10 और 4 के बीच में हो। -10 और 4 के बीच में वैल्यूज़ चाहिए। के की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट हमें ये बोला गया है कि के जो है वो n के अंदर आना चाहिए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ये जो सिंबल है दिस इज बिलोंग्स टू सिंबल। अभी हम चेक करेंगे कि इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये के जो है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आना चाहिए। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम के की वैल्यू 1 ले सकते हैं, फिर 2 ले सकते हैं, फिर 3 ले सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। 4 तक जा नहीं सकते हम, 4 से छोटी वैल्यू चाहिए हमारे को। और नेगेटिव में हम जा नहीं सकते, -1 -2 वैल्यूज़ ले नहीं सकते। जो -1 -2 वैल्यू लेंगे के की तो आएगी तो -10 से 4 के रेंज में। बट क्योंकि के बिलोंग्स टू यानी के नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए हमारे पास एक लिमिट आ गई। के की वैल्यूज़ लिमिट हो गई 1, 2 एंड 3 में। तो अगर हमारे से कोई पूछेगा सेट ई लिखना है हमें, तो हम बोलेंगे सेट ई विल बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये सेट ई हो गया। तो इस तरीके से हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमारे को सेट मिल जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें चेक करना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही कि 15 बिलोंग्स टू, फिर से ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू का मतलब इसके अंदर आता है, इसके अंदर है ना, इसके अंदर बिलोंग करता है। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे कि x की वो वैल्यूज़ लेनी है जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हों, यानी x की वो वैल्यू जिसके 4 पॉजिटिव फैक्टर्स हों। तो हमारे सेट के अंदर हमें चेक करना है कि क्या हमारे सेट के अंदर 15 आएगा। देखते हैं, x की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं इस सेट के अंदर, अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। चेक करते हैं, 15 के फैक्टर्स निकाले जाएंगे तो 1 एक फैक्टर हो गया, 3 एक फैक्टर हो गया, 5 एक फैक्टर हो गया, 15 एक फैक्टर हो गया। तो x के 4 फैक्टर हो गए। तो 15 के अगर 4 फैक्टर्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 सेटिस्फाई करता है x की इस कंडीशन को। इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर जब मैं x की अलग अलग वैल्यूज़ को लिखूंगा उनमें से एक वैल्यू 15 भी होगी। अगर एक वैल्यू 15 भी होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 जो है इस सेट में कितने भी नंबर्स हों उनमें से एक 15 होगा, यानी 15 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे को बोला गया है 64 बिलोंग्स टू y। y क्या है, y इज सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। ओके, तो सबसे पहले 64 पे देख लेते हैं हम। 64 जो है, 64 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे। 64 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे को मिलेंगे 64 के। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें, ओके 127 मिला। अब हमारे को बोला गया y इज सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने निकाला विच इज़ 127। क्या ये डबल है 64 का? 64 का अगर हम डबल करेंगे हमारे को 128 मिलेगा। करेक्ट, 128 मिलेगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है 2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल बना रखा है, बट बिलोंग्स टू के सिंबल पे क्या कर रखा है, कट मार रखा है। तो बिलोंग्स टू के सिंबल को अगर हमने कट कर दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोल रहा है, मतलब अगर इस सेट को हम देखें तो इस सेट में x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनमें से 2 एक वैल्यू नहीं होगी, ये बोल रहा है। तो चेक कर लेते हैं हम। अगर हम देखें यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनाई हुई है। इस क्यूबिक इक्वेशन को अगर हम देखें, x की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जिस पे सेटिस्फाई हो सकता होगा। 2 एक वैल्यू है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 2 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 को चेक करने के लिए हम लिख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी। हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे को x की वैल्यू अगर 2 डाल दी हमने तो 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 इसकी वैल्यू, तो हमारे को मिल गया 8 प्लस 16 माइनस 10 माइनस 6। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे को मिल गया 8 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है तो हम बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंबल्स एंड रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, इनके कुछ बेसिक मीनिंग होते हैं, वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सिंबल है एम्प्लाइज। एम्प्लाइज का सिंबल मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट अगर कनेक्ट होती है, या इफ़ वी आर सेइंग दैट इफ़ दिस स्टेटमेंट होल्ड्स देन द सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू या इट ऑल्सो होल्ड्स।
तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में हम कुछ लिंक करते हैं, कुछ मीनिंग निकालते हैं, तो इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। बिलोंग्स टू अभी हमने देख लिया, बिलोंग्स टू कैसे, अगर हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, उसके अंदर आता है बिलोंग्स टू। नेक्स्ट सिंबल है हमारा सबसेट। सबसेट का सिंबल, सबसेट क्या होता है अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट सिंबल इज इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। जैसे फर्स्ट सिंबल हमने देखा था इम्प्लाइज, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट से लिंक किया जा रहा है, फिर सेकंड स्टेटमेंट को वापस फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ इंटरलिंक किया जा रहा है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट या तो निकल के आ रही है या फिर कुछ ना कुछ लॉजिक जनरेट हो रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट से फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई लिंक आ रहा है। तो इसको हम इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय लगाते हैं। नेक्स्ट डज नॉट बिलोंग्स टू, अभी हमने देख लिया कि कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको लिखने का तरीका है डज नॉट बिलोंग्स। ऐसे ही हमारे कुछ और भी सिंबल्स हैं, सच दैट, फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट। इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस आगे आएंगे तो हमारे को पता चलेगा। अभी सिंबल्स को याद रख लो, आगे जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो अब हम एक PYQ देख लेते हैं। इसमें हमारे को बोला गया है क्वेश्चन में, लेट ए बी ए सेट। ए हमारे को एक सेट दे दिया, इस ए को हमारे को बोला गया है कि 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर नंबर्स हैं। एंड बी, सेट बी हमारे को कैसे डिफाइन किया गया है, m by n से डिफाइन किया गया है। m by n, और m और n के बारे में भी हमारे को बताया गया है, m और n बिलोंग्स टू ए सेट को बिलोंग करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि m और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकती है। m और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में ही हो सकती है और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारे को बोला गया है m इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन n, m n से स्मॉलर है। और हमारे को क्या बोला गया है, GCD ऑफ m एंड n। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम सिंपल वर्ड्स में HCF भी बोल सकते हैं, कि हमारे को बोला गया कि HCF जो है m और n का वो 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। देन NB इज इक्वल्स टू, हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B पूछा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B निकालने के लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा B जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से हमारे को इसको निकाल के लिस्ट करना पड़ेगा कि B के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एक एक एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि m जो है, m हमारा फर्स्ट m की वैल्यू को अगर हमने 1 ले लिया, m की वैल्यू को 1 ले लिया, तो n की वैल्यू हमारी हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। m की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो n की वैल्यू हमारी 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, n m से बड़ा होना चाहिए और हमारे को क्या मिलना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर, यानी HCF जो है दोनों नंबर्स का वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू 1 लें, n की इनमें से कोई भी वैल्यू अगर हम पिक करते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ हमारी HCF 1 ही देगी। तो इस m और n के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को कितने एलिमेंट्स मिल गए, यहाँ पे हमारे को 9 एलिमेंट्स मिल गए। 9 एलिमेंट्स मिल गए, 9 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हो गए। अब अगर हम m को ले लेंगे 2, m को 2 ले लिया, n की वैल्यू आ जाएगी 3, 5, 7, 9, 4 वैल्यूज होंगी। n को हमने m से बढ़ा लिया है सबसे पहले तो। उसके अलावा हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4, 6, 8, 10 इन सब को अगर हम 2 से कंपेयर करेंगे तो इनका HCF 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो n की वो वैल्यूज़ को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम m और n के कॉम्बिनेशंस देखेंगे तो 4 कॉम्बिनेशंस मिल गए हमें। नेक्स्ट अब m को हम 3 ले लेंगे, ऐसे ही m को 3 लिया, n की वैल्यू हमारी आ गई 4, 5, 7, 8। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। फिर m को हमने 4 ले लिया तो 5, 7, 8।
ये n की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे हमारे 3 कॉम्बिनेशंस आ गए। नेक्स्ट हमने m की वैल्यू 5 ले ली, तो n की वैल्यू हमारे को मिलेगी 6 7 8 9, 6 7 8 9 मिल गई। यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। नेक्स्ट हम m की वैल्यू को ले लेंगे 6, m की वैल्यू को हमने 6 लिया, तो n की वैल्यू हमारे को मिलेगी 7। ठीक है, 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 के साथ कॉमन फैक्टर मिलेगा, HCF 1 नहीं रहेगा। 9 नहीं ले सकते क्योंकि फिर से 3 आ जाएगा कॉमन। 10 नहीं ले सकते, फिर से 2 आ जाएगा कॉमन। तो एक ही वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे 1 मिल गई। m को अब हमने 7 लिया, तो n को हम ले सकते हैं 8 9 10। ठीक है, 3 वैल्यूज़ मिल गई हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट हमने m को लिया 8, m को 8 लिया, n को सिर्फ 9 लिया जा सकता है, 1 वैल्यू मिल गई। और अब हमने m को लिया 10, m को 10 लिया, m को 10 नहीं लिया, m को 9 लिया। m को अगर हमने 9 लिया तो n को 10 लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारे पास एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, m को अलग अलग वैल्यूज़ लेके n की फिजिबल वैल्यूज़ निकाल ली। तो हर बार m और n की कोई भी किसी भी पेयर में 2 वैल्यूज़ उठाएंगे तो हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने एलिमेंट्स मिले हमारे को। 9 + 4 + 4 + 3 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1, टोटल हमारे पास आ गए 31 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया B, 31 एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स, कि सेट्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग ये है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली एलिमेंट है ना, नो एलिमेंट इज देयर, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी नल सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से, तो ये सिंबल है, इसको हम 5 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होंगे, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। और अगर इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट के अंदर एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होएगा, बट फिनिश कहाँ होगा, फिनिश कहीं पे भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, तो चलता ही रहेंगे, नंबर्स की काउंटिंग चलती रहेगी नेचुरल नंबर्स की। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया ये। नेक्स्ट सिंगलटन सेट, ओनली 1 एलिमेंट कंटेन करने वाले सेट को हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे कि इस सेट के अंदर सिर्फ 5 एक ही एलिमेंट है, जैसे कि एक और हो गया ये, दिस इज अ सेट विद 1 एलिमेंट विच इज ए, तो सिंगलटन सेट हो गया। नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 है, ABC देन ABC, तो एलिमेंट सारे सेम है, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल सेट।
नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है जो, बट वो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, तो चलता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। जैसे कार्डिनैलिटी हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं। यहाँ पे दो सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ABC, दूसरे सेट के अंदर भी, सेकेंड सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं ABC, सेकेंड सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं XYZ। बोथ दीज सेट्स हैव 3 एलिमेंट्स, सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम है, उसके अलावा अंदर के एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, अब ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है क्या? सबसे पहले सेट ए की बात करते हैं। सेट ए को बोला गया है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6। इसमें से सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए, तो सेट ए हमारा हो जाएगा, दिस इज सेट ए विथ 2 एलिमेंट्स। सेट बी को चेक करते हैं। सेट बी इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सबसे इजीली आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, हमारे को मिल गया x की वैल्यू हमें मिल गई, x की 2 वैल्यूज मिल गई। x की वैल्यू मिल गई हमें 3 एंड 2। 2 वैल्यूज मिल गई x की 2 वैल्यूज मिल गई, तो ये हमारा सेट B हो गया। ओके, तो सेट B की वैल्यू हमारे को मिल गई 2 एंड 3। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट B और सेट A दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि A एंड B बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट नहीं, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि A एंड B आर बोथ इक्वल सेट। इक्वल सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स जो अंदर एक्चुअल एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है, सेट ए को डिफाइन किया गया है, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड रिप्लेस्ड। तो ए सेट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें लेटर आर होगा, लेटर ई होगा, पी होगा, एल होगा, ए होगा, सी होगा एंड डी होगा। ठीक है, ये सारे लेटर्स इसमें होंगे। अब अगर हम सेट बी को डिफाइन करेंगे तो ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड पार्सर्ड। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट पी होगा, अल्फ़ाबेट ए होगा, अल्फ़ाबेट आर होगा, अल्फ़ाबेट सी होगा, अल्फ़ाबेट ई होगा, अल्फ़ाबेट एल होगा एंड अल्फ़ाबेट डी होगा। अब इन दोनों सेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो इस दोनों ही सेट्स में आर है, ई है, पी है, एल है, सी है एंड डी है। सो दे आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। ये दोनों सेट्स भी इक्वल सेट्स हैं। लास्ट हम चेक करते हैं। लास्ट हमारे को दिया गया है सेट ए एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर हमारे को लेना है तो x की क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं हम? 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं,
5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम अगर बी को देखें, बी डिफाइन किया गया है x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल्स टू का भी साइन है, तो इसका मतलब हमें 1 को भी इंक्लूड करना है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 सो यहाँ पे हमारे को जो 1 है वो बी के अंदर तो मिल रहा है बट ए के अंदर नहीं मिल रहा है। सो दीज टू आर नॉट इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट, अब हमने टाइप ऑफ सेट से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबसेट। सबसेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबसेट को डिफाइन करने का सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हमने डिफाइन किया एक सेट बी जिसमें है 1, 2, 3, और हमने एक डिफाइन किया सेट ए जिसमें है 1 and 2। सेट बी के अंदर 1, 2, 3 है और सेट ए के अंदर 1 and 2 है। तो अगर हम इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट बी के अंदर भी हैं। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर होंगे तो हम उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट करेंगे। दिस मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल लगा देते हैं। इसमें सबसे पहला जो सेट है वो छोटा सेट होता है और बाद वाला बड़ा सेट होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसमें सबसेट में दो टाइप्स के सबसेट होते हैं। एक हमारा होता है प्रॉपर सबसेट और एक हमारा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए हमेशा बी से छोटा है। बट इम्प्रॉपर सबसेट का मीनिंग ये है कि ए बी से छोटा भी हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। ओके, जैसे अगर मैं डिफाइन करूं बी को फिर से एज 1, 2, 3, बी को 1, 2, 3 ले लूं। अब ए की वैल्यू अगर मैं 1, 2 की जगह 1, 2, 3 ले लूँगा, सो सबसेट की डेफिनेशन में दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी। अगर सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं ए के अंदर तो भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। बट ये प्रॉपर सबसेट की बजाय इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट का मीनिंग है कि कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। इम्प्रॉपर का मीनिंग है मिसिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी इस सिंबल का हम यूज़ करेंगे इसका मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ए सेट इज इक्वल्स टू बी की पॉसिबिलिटी। ओके, लास्ट पॉइंट हमें नोट डाउन करना है कि जो नल सेट होता है जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे अगर मैं सेट बी की बात करूं तो सेट बी के क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं हम बना के देखते हैं। सेट बी हमने ले लिया 1, 2, 3। अगर सेट बी 1, 2, 3 है तो सेट बी 1, 2, 3 के साथ हम ये बोल सकते हैं कि एक सबसेट बी का होगा 1। तो अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, दिस इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर हम दूसरा लेंगे 2, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। अगर हम तीसरा लेंगे 3, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तीनों सबसेट ऑफ बी हैं। अगर हम 2 एट अ टाइम लेंगे, दिस सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, this set is also subset of B and this set is also subset of B. नेक्स्ट, अगर हम सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लें, अभी हमने देखा प्रॉपर्टी में
ये भी सबसेट ऑफ बी कहलाता है। लास्ट हमारा होता है फाइव, नल। सो नल सेट जो है ये भी हमारा सबसेट ऑफ बी में आता है। नेक्स्ट, अब अगर हमने देखा किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। हम सेट B की बात करते हैं। सेट B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर सेट B के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट कितने होने चाहिए? इसके सबसेट होने चाहिए 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी 8। तो हम देखते हैं कि इसके 8 सबसेट हैं क्या। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट इसके निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब 2 की पावर 3 लगाने पे डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने पे हमारे को नंबर ऑफ सेट्स पता चल जाएंगे। अभी 8 नंबर ऑफ सेट्स में से कितने प्रॉपर सेट हैं, कितने इम्प्रॉपर सेट हैं, ये चेक करते हैं। तो 1 2 3 दीज आर प्रॉपर सेट, बी सेट से छोटे हैं। 1 2 2 3 1 3 ये भी बी सेट से छोटा है तो प्रॉपर सेट है। नल बी से छोटा है, प्रॉपर सेट है। 1 2 3 बी के इक्वल है तो इम्प्रॉपर सेट है। तो कभी भी हम अगर किसी सेट के सबसेट्स निकालेंगे तो उसमें से हमेशा एक इम्प्रॉपर सबसेट मिलेगा। इस एक इम्प्रॉपर सबसेट को जो इक्वल सेट है उसको हम टोटल नंबर ऑफ सेट से हटा देंगे तो हमारे को प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएंगे 2 की पावर n-1। नेक्स्ट अब हम टाइप ऑफ सेट्स में सुपर सेट की बात करते हैं। सुपर सेट जो है वो सबसेट से ही रिलेटेड है। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एक सेट दूसरे सेट का जैसे सबसेट होता है, तो सेम रिलेशन अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में a 1 2 3 दे रखा है और b की वैल्यू 1 एंड 2 दे रखी है। तो अगर b की वैल्यू 1 एंड 2 दे रखी है तो हम ये बोल सकते हैं कि b इज सबसेट ऑफ a। b अगर a का सबसेट है तो इसी के अंदर हम आगे बोल सकते हैं कि a इज सुपर सेट ऑफ b। a जो है वो b का सुपर सेट है। a के अंदर b के सारे एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मीनिंग ये है कि हमने अगर एक सेट लिया a, इसके अंदर 1 एंड 2 इसके एलिमेंट्स हैं। अब a के एलिमेंट्स को यूज़ करके अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक बनेगा 1 2 और एक बनेगा नल सेट। करेक्ट। अगर इन चारों सबसेट को हम डायरेक्ट एक ही सेट के अंदर लिखते हैं उस सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। सो यहाँ पे देखो पी ए जो है, पी ए के अंदर नल सेट भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड 1 2 भी है। ये सारे सेट्स को एक ही सेट के एलिमेंट्स की तरह दिखाएंगे अगर हम, तो इस सेट को हम पावर सेट ऑफ दैट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग सिंपल सा है कि दो सेट्स हैं, उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। जैसे ए और बी, यहाँ पे ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर मैं एक एलिमेंट सी लिखूँ जिसके अंदर 1 एंड 3 हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और सी के बीच में 1 कॉमन एलिमेंट है और बी और सी के बीच में 3 जो नंबर है वो कॉमन एलिमेंट है। बट ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डू नॉट शेयर एनी कॉमन एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स विद m एंड n रिस्पेक्टिवली। सो हमारे को फाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ए के अंदर हमारे को बोला गया है कि m एलिमेंट्स हैं
और V के अंदर हमारे को बोला गया है कि n एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। A के कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर m, B के सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n। हमने A के सबसेट निकाल लिए, B के सबसेट निकाल लिए। अब डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A के सबसेट्स देखने हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A विच इज 2 की पावर m इज 56 मोर। इज का मतलब ये है कि इक्वल टू लगा दो, इस वर्ड आते ही इक्वल टू बोल रहा है, इज 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 2 की पावर्स को एक साथ ले आते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू 56। यहाँ पे हमने क्या करा, 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 56। देखो यहाँ पे दोनों 2 की पावर m से और 2 की पावर n से 2 की पावर n कॉमन लिया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया, 56 में 2 कितनी बार आता है, 56 को देखेंगे तो ये हमारा 8 से डिविजिबल है। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें मिलेगा n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, m माइनस n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, यानी m की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। सो हमारे को m की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, m की वैल्यू हमारे को 6 मिल गई, n की वैल्यू हमारे को 3 मिल गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमारे को बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P m कॉमा n फ्रॉम द पॉइंट Q माइनस 2 कॉमा माइनस 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं हम। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे को दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है m कॉमा n 6 कॉमा 3, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए हम बोलते हैं अंडर रूट x माइनस x1 माइनस ऑफ माइनस 2s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, पी क्यू विल बी 10। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 तक जा रहा है। s के अंदर s एक सेट है जिसके अंदर नंबर्स है 1 से 100 तक। नेक्स्ट हमें बोला गया है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ s सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इवन। तो अब s के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। एक सबसेट ये हो सकता है a, जैसे हमने लिया 1 5 6, दिस इज अ सबसेट ऑफ s। अगर s का सबसेट है तो हमें पता है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स हैं। अब इस सबसेट के प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है 30 विच इज इवन, तो ये हमारे को चाहिए। बट इवन सबसेट्स को इस टाइप के सबसेट्स को काउंट करना जिनका प्रोडक्ट इवन है एलिमेंट्स का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहले हम ऑड को काउंट करते हैं कि किन किन का प्रोडक्ट ऑड होगा और उसको हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी टू काउंट नंबर ऑफ सबसेट्स हुज प्रोडक्ट आर ऑड।
सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 की पावर 100, 2 की पावर n होते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो नल सेट को हमने हटा दिया, एक सेट हटा दिया, ओके हो गया नल सेट। अब अगर हमें प्रोडक्ट ऑड चाहिए, ऑड प्रोडक्ट के लिए हमारे को सिर्फ ऑड एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक भी इवन एलिमेंट को उठा लिया तो ये सारा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। सो ओनली ऑड एलिमेंट्स को उठाने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 100 में से सिर्फ 50 एलिमेंट्स को ही हम ले सकते हैं। उन 50 एलिमेंट्स को लेके अगर हम कोई भी सबसेट बनाएं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 50। सो अगर हम सिर्फ ऑड एलिमेंट्स को चेक करें तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 50 हो जाएंगे। इसमें फिर से एक नल सेट होगा, इस नल सेट को हमने हटा लिया, तो नंबर ऑफ ऑड और टोटल सबसेट्स हमारे को मिल गए। अब अगर हमें इवन सबसेट चाहिए, तो इवन सबसेट के लिए हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड सबसेट्स। यहाँ पे हमारे को मिलेगा 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे को फाइनल आंसर मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 50 कॉमन लेते हैं, 2 की पावर 50 कॉमन लेने पे हमारे को मिलेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेट ऑपरेशंस। अभी तक हमने सेट की टाइप्स पढ़े, सेट की डेफिनेशन देखी, अब सेट ऑपरेशंस को देखते हैं। सेट ऑपरेशंस का पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन, इसको यू से डिनोट करते हैं। यूनियन का बेसिक मीनिंग ये है कि दो सेट्स को हम ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। दो सेट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम बोलते हैं कि हम उसका यूनियन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट ए है, इस सेट ए के अंदर 1 2 3 और सेट बी के अंदर 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमारे को ए एंड बी का यूनियन करना है, ए और बी को कंबाइन करना है, तो इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, बस वो एक बार लिखे जाएंगे। सो दिस इज यूनियन। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे जो कि दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट है। ओनली एंड ओनली कॉमन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। सेम एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं, ए एंड बी के अंदर 1 2 3 एंड 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर ओनली कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर सिर्फ 3 है, सो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ 3 होगा। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देखा। इसके अलावा हमारे को देखना होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम A' से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट है A, अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये मीनिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले हमारे को यूनिवर्सल सेट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट होता है, अगर हम इसको यूनियन से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल सेम लगता है बट यूनिवर्सल सेट का मीनिंग अलग है। यूनिवर्सल सेट मीन्स कि अगर हम कोई क्वेश्चन को कर रहे हैं, अब उस क्वेश्चन में हो सकता है एक लिमिटेड डेटा के ऊपर हम वर्क कर रहे हो, जैसे हमारे को बोला जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही हमें कंसीडर करना था। ए सेट हमारा कुछ भी हो गया 1 2 3 4, तो अब ये ए सेट जो है वो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर रहा है, बट ये ए सेट, और हो सकता है हमको एक बी सेट डिफाइन करें, सी सेट डिफाइन करें, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे सेट्स के ऊपर चल रहा है, बट हमारा पूरा जो सेट का क्वेश्चन है वो एक बेस पे चल रहा है कि ऑल द नंबर्स एंड एलिमेंट्स शुड बी ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। एक यूनिवर्सल सेट हो गया मतलब एक बेस लाइन हो गई कि हाँ
इन सारे नंबर्स के अंदर ही हमारे को काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एग्जाम्पल में जैसे हमारे को अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, इट मीन्स कि इन्हीं नंबर्स के ऊपर कोई नए सेट बनेंगे, कुछ नया होगा, इसके अलावा कोई भी और नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं होगा इस क्वेश्चन में। देन हमारे को अगर डिफाइन किया गया है एक सेट ए 1 एंड 3 एलिमेंट के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होगा कि ए सेट जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर हम हटा दें तो जो सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट है। सो हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 के अंदर से हमने 1 एंड 3 को एलिमिनेट कर दिया, तो 2 3 4 ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। सो कॉम्प्लीमेंट सेट का मीनिंग ये है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे वैल्यूज़ या एलिमेंट्स को हटा दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, सो अगर हम ए माइनस बी करेंगे, डिफरेंस लेंगे इन दोनों सेट्स का, तो हमारे को ए के अंदर से बी के वो एलिमेंट्स को हटाना है जो कॉमन है। सो हमने ए के अंदर से एलिमिनेशन स्टार्ट किया, देखा कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर भी हैं, तो वो हमारे को मिला एलिमेंट 3। सो एलिमेंट 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया एंड ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 1,2। सिमिलरली अगर हमारे से कोई पूछेगा बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम बी माइनस ए के लिए हम बोलेंगे कि हमने ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे, बी के वो एलिमेंट्स जो कॉमन थे वो हटा दिए और रिमेनिंग एलिमेंट्स को ले लिया। सो b minus a will be 4,5. Next, symmetric difference. Symmetric difference का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास दो सेट्स हैं। अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करने में हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स लेते थे और एक सेट के अंदर लिख देते थे, बट दोनों का यूनियन करते हुए हमारे को जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखना है। सो हमने क्या करा, हमने सारे एलिमेंट्स कंसीडर किए, ए के अंदर 1 कंसीडर किया, 2 कंसीडर किया, 3 कंसीडर नहीं किया क्योंकि 3 इज़ अ कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना है, कॉमन एलिमेंट छोड़ दिया। फिर बी के अंदर 3 नहीं लिखा, 4 लिया एंड 5 लिया। सो सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स put all the elements in the set of A and B except the common elements. Next, अब हमने सेट ऑपरेशंस देखे। हमने देखा यूनियन का मीनिंग होता है कि हम दो सेट्स को कंबाइन कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख रहे हैं। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि हम दो सेट्स के अंदर ओनली कॉमन एलिमेंट्स को ले रहे हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट सेट देखा कि एक यूनिवर्सल सेट है, एक हमारे को सेट डिफाइन कर दिया कि इन्हीं नंबर्स के ऊपर वर्क किया जाएगा क्वेश्चन में। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग ये है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं वो हमने यूनिवर्सल सेट से हटाकर एक नया सेट बना लिया। डिफरेंस का मीनिंग ये है कि एक सेट के अंदर से दूसरे सेट के कॉमन एलिमेंट्स को हटाया जा रहा है। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग ये है कि दो सेट्स के अंदर उसमें से कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉमन एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब डायग्राम से हम समझेंगे कि सेट कैसे डिफाइन होता है। हर एक सर्कल जो है वो एक सेट को डिफाइन कर रहा है। ओवरलैपिंग इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं इन सेट के अंदर। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है यूनिक एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, उस सेट के यूनिक एलिमेंट्स हैं। और अगर बाहर एक स्क्वायर बॉक्स है तो वो यूनिवर्सल सेट है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके का वेन डायग्राम होगा। हम बोलेंगे कि ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए, सेट बी। सो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7,
दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। अब हमने सेट ए लिया, सेट ए इज 1 2 4 5। हमने सेट बी लिया 2 5 7। करेक्ट। अब इसको वेन डायग्राम में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए एंड बी के कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं विच आर 2 एंड 5। 2 एंड 5 कॉमन एलिमेंट्स है, तो वेन डायग्राम में हम बोल सकते हैं कि 2 5 ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स इसके कॉमन एरिया में आ रहे हैं। अब कुछ एलिमेंट्स हैं विच आर यूनिक टू सेट ए, तो सेट ए के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे ये यूनिक एलिमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे सेट ए के सर्कल को चेक करें, सेट ए के सर्कल में अब हम यहाँ पे सेट ए के सर्कल में 1 4 2 5 सेट ए के सारे एलिमेंट्स को नोटिस करेंगे। नेक्स्ट सेट बी की बात करें तो इसके कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख दिए और कुछ यूनिक एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये यूनिक एलिमेंट्स लिखने का मतलब ये है, सेट बी का अगर हम सर्कल चेक करें तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा 2 5 एंड 7, तीनों एलिमेंट्स इसके सर्किल के अंदर आते हुए मिलेंगे। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ये है कि हमारे को ये सारे एलिमेंट्स इस बॉक्स के अंदर मिलने चाहिए। तो हमारे को 1 2 3 एलिमेंट नहीं मिल रहा है, 3 एलिमेंट क्योंकि ए एंड बी के बाहर है, तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है बट ए एंड बी के सेट के अंदर नहीं है। 6 भी ऐसे ही एक नंबर है जो कि बाहर है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेट ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं और सेट कैसे डिफाइन होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, इसको भी डिफाइन करने का सेम मेथड है, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड। 3 टाइप ऑफ गेम प्ले कर रहे हैं, 3 टाइप ऑफ गेम प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 3 सेट्स की बात कर रहा है। सम स्टूडेंट्स प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2 टाइप के गेम प्ले करते हैं, ओके, बट नन ऑफ द प्लेयर्स प्ले ऑल 3 टाइप ऑफ गेम्स। कोई भी स्टूडेंट ऑल 3 गेम्स को प्ले नहीं करता है। विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरिया है, यहाँ पे 2 गेम्स प्ले किए जा रहे हैं, एक तो ये वाले सर्किल का गेम, एक ये वाले सर्किल का गेम। ओके, ये एरिया है, यहाँ पे भी 2 गेम प्ले किए जा रहे हैं, दिस सर्किल एंड लार्जर सर्किल। इस एरिया को देखेंगे तो इस एरिया में सिर्फ एक गेम प्ले किया जा रहा है विच इज लार्जर सर्किल। एंड अगर हम ये सेंट्रल एरिया को देखेंगे, इस सेंट्रल एरिया में ऑल 3 सर्किल्स का एरिया ओवरलैप कर रहा है। अगर ऑल 3 सर्किल्स का एरिया ओवरलैप कर रहा है, दिस मीन्स दैट all the students in this area are playing all 3 games। all 3 games कोई भी स्टूडेंट प्ले नहीं करना चाहिए, तो बी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एरिया जो है, ये एरिया ऑल 3 सर्कल्स पे लाई कर रहा है, तो इस एरिया के अंदर जो जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऑल 3 सर्कल्स यानी ऑल 3 गेम्स प्ले कर रहे होंगे, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड डायग्राम को देखें, यहाँ पे भी हमारे को ये स्पेशल एरिया मिलेगा जहाँ पे ऑल 3 सर्कल्स आर ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। बट अगर हमारे को एक प्रॉपर करेक्ट वेन डायग्राम बनाना होता तो कैसा दिखता? वेन डायग्राम इसका ऐसा दिखता, 1 2 3। सो यहाँ पे अगर हम इस ओवरलैपिंग पार्ट को देखें तो 2 गेम्स प्ले हो रहे हैं,
अगर हम यहाँ पे सेकंड ओवरलैपिंग पार्ट को देखें तो यहाँ पे भी ओनली 2 गेम्स ही प्ले हो रहे हैं और यहाँ पे भी ओनली 2 गेम्स प्ले हो रहे हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग पार्ट ऐसा है नहीं, यहाँ पे 1 गेम प्ले हो रहा है, 1 गेम 1 गेम। सो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ऑल 3 गेम्स खेल रहा है। इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, अगर इस टाइप का वेन डायग्राम है हमारे पास, सो ओवरलैपिंग एरिया में ओनली 2 गेम्स प्ले किए जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो स्टूडेंट हु इज़ प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। नाउ अब सेट ऑपरेशंस को हम देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो सेट ऑपरेशंस में हमने देखा यूनियन। यूनियन का मीनिंग होता है कि हम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखते हैं। यूनियन का मीनिंग है कि हम ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने बोला एक सेट ए है, अब हमारे पास सेट ए है 1 and 2, सेट बी है 2 and 3, then A union B will be 1 2 3, correct? Now if we look at the Venn diagram, Venn diagram के अंदर सेट A का जो Venn diagram है, सेट ए का वेन डायग्राम ऐसा दिखेगा, सेट बी का वेन डायग्राम ऐसा दिखेगा। सेट ए और बी का जो वेन डायग्राम है, इसमें अगर हम देखें तो ए यूनियन बी का मतलब है ए के एलिमेंट्स को कंसीडर किया, बी के यूनिक एलिमेंट्स को कंसीडर किया और कॉमन एलिमेंट्स को भी कंसीडर किया। सो ए यूनियन बी मीन्स ए एंड बी सर्किल के पूरे एरिया को हम कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में हमने फिर से यहाँ पे देखा ए है, बी है एंड 1 2 3। नाउ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2। ओनली कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, ओनली कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर किया तो ओनली 2 आएगा। सो वेन डायग्राम में हम ये बोल सकते हैं ओवरलैपिंग और कॉमन एरिया इज इंटरसेक्शन। होल एरिया इज यूनियन। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग ये है हमने a माइनस बी किया, a माइनस बी किया, a में से वो एलिमेंट्स हटा दिए जो b से कॉमन है। सो a b, a सेट में से ओनली वही एलिमेंट्स लेने हैं जो a के अंदर हैं और b के अंदर नहीं है। सो दिस विल बी a माइनस बी। ए के उन एलिमेंट्स को लिया गया है जो कि सिर्फ ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें। सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने देखा था कि ए एंड बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं तो 1 and 3 बचेगा। इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये ए वाला पार्ट एंड ये बी वाला पार्ट एक्सक्लूडिंग द कॉमन एरिया। कॉमन एरिया को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी ये जो एरिया है ये हमारा हो जाएगा A with symmetric difference of B। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी सेट्स की है, अब इस वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन लग गया, इंटरसेक्शन की जगह कर लेना यूनियन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और यहाँ पे यूनियन की जगह लिख देना इंटरसेक्शन।
number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. अगर हमने एक सेट A लिया 1 2 3 और एक सेट B लिया 2 3 4. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की बात करेंगे. दिस विल बी 1 2 3 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B 4 हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A विल बी 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B विल ऑल्सो बी 3 माइनस. अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं. इंटरसेक्शन निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, हमारा होगा 2 and 3. कॉमन एलिमेंट्स लिए हमने 2 and 3. ये हमारा नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B से मैच होगा. ये हमेशा मैच करेगा. डायरेक्ट फॉर्मूला है, एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ. अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स के लिए हम फिर से वही करेंगे. A यूनियन B यूनियन C को निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C. और इसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, और ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. नेक्स्ट, अब अगर हम बोलेंगे A एंड B आर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट कैसे दिखते हैं? डिसजॉइंट सेट अगर हम वेन डायग्राम में बनाएंगे तो इस टाइप से दिखेंगे. कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि डिसजॉइंट सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है. अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी. ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि डिसजॉइंट सेट के अंदर A इंटरसेक्शन B इज 5. A इंटरसेक्शन B के कोई एलिमेंट नहीं होते हैं. सो सेम जो फर्स्ट फार्मूला हमने देखा था, इसी फार्मूला के अंदर ये 0 हो जाएगा. तो ये फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा. A यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB, बिकॉज NA इंटरसेक्शन B इज 0 फॉर डिसजॉइंट सेट. NA माइनस B विल बी NA. सेम वही कंसेप्ट है. अगर इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो A के अंदर से मैं B का कोई एलिमेंट सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब्ट्रैक्शन के बाद भी सेम रह जाएंगे. अभी हम क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अवॉर्डिंग 48 मेडल्स इन इवेंट A, 25 मेडल्स इन इवेंट B, 18 मेडल्स इन इवेंट C. सो हम ये बोल सकते हैं कि 3 इवेंट्स हैं A, B एंड C. इसको वेन डायग्राम से देखते हैं. A, B एंड C ये इवेंट्स हैं. A के अंदर कितने इवेंट्स हैं? A के अंदर 48 मेडल्स हैं. B के अंदर 25 और C के अंदर 18. सो यहाँ पे 3 टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हमें पता है. टोटल नंबर ऑफ मेडल्स के अलावा हमें ये पता है कि 5 मेन को ऑल 3 में मेडल मिला है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया. नेक्स्ट, हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ मेन जो है वो 60 हैं. टोटल नंबर ऑफ मेन 60 हैं, तो हम ये बोल सकते हैं
एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 60 है एंड 5 कॉमन है, तो एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे को पता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन होता है 60। हम ये वाली प्रॉपर्टी को अब लगा, यहाँ पे हमें पता है हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी को हम लगा देंगे। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद अब हमें मिलेगा यहाँ पे देखने को कि जो ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए है, इस पूरे को हम कॉमन लेके एक वैल्यू x मान लेंगे। इस पूरे को कॉमन लेके वैल्यू x मान लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि 60 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 25 प्लस 18 माइनस x विच इज़ एन ए माइनस बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 5। तो हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी 36, यानी हमारे पास आ गया n ए इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a। दिस इज 36। इतना हमें मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू 36 निकालने के बाद हम यहाँ पे ये इन्फर कर सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है। एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो 5 लोग हैं ये भी आएंगे। तो 5 लोग ऐसे हैं जो ए बी सी तीनों में मेडल जीते हैं, और इनकी काउंटिंग हम ए इंटरसेक्शन बी के वाले पार्ट में भी करेंगे, क्योंकि तीनों में मेडल जीता है तो ए एंड बी में मेडल जीता है, हाँ उसमें भी जीता है, तो इसलिए हम इसको ए इंटरसेक्शन बी में भी काउंट करेंगे। अब अगर हमारे को पूछा गया है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट्स निकालने, तो यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए। तो हमारे को ये 5 नहीं चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में से हमारे को 5 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ से -5 किया। फिर बी इंटरसेक्शन सी में भी यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी में भी इतना ही एरिया चाहिए, ये 5 वाला एरिया नहीं चाहिए। 5 वाला एरिया नहीं चाहिए तो हम फिर से ये बोलेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी के अंदर भी -5 करना पड़ेगा, एक और -5 किया, और सी इंटरसेक्शन ए में भी -5 करना पड़ेगा, एक और -5 किया। तो यहाँ पे हमारे को जो हमारा एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 इवेंट्स का जो नंबर है वो मिलेगा 36 माइनस 15 विच इज 21। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, और यूनियन में भी ऐसे ही है, ए यूनियन बी यूनियन ए एक ही बात है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, जो ये बोलता है कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैंने बी और सी के इंटरसेक्शन, बी और सी 2 सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स का अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या होगा, एक नया सेट मिलेगा। उस नए सेट का फिर से इंटरसेक्शन हमने एक ए सेट साथ लिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, ए और बी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पहले लिया, फिर जो नया सेट बना उसको सी के साथ इंटरसेक्ट करवाया। दोनों ही केसेस में सेम आंसर मिलने वाला है। सिमिलरली यूनियन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यूनियन लिया पहले बी और सी का, फिर उसको ए से यूनियन लिया, या ए और बी का यूनियन लेके फिर उसको सी से यूनियन लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस कहता है कि अगर बी यूनियन सी को हमने ए से इंटरसेक्शन करवाया तो इसको हम ए को बी और सी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और दोनों का बीच में यूनियन। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ डायरेक्टली अगर हमारे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसको याद रखने का ये तरीका है कि कॉम्प्लीमेंट को अगर हमने अंदर लिया तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन का इंटरसेक्शन में चेंज हो गया सिंबल। ऐसे ही अगर हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो हमारा बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। नाउ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही सेट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है फॉर सेट ए एंड बी। सेट ए और बी की बात करी जा रही है। फॉर सेट ए एंड बी लेट एक्स इक्वल्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोला गया है। y equals to a complement. Which of the following is correct? A union B complement निकालने का तरीका, this is our set A, this is our set B। हम ये बोलेंगे, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, x को हम कैसे लिख सकते हैं? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सो देर आर टू वेज टू डू दिस। पहला तरीका है कि A यूनियन B निकालो और उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करो। दूसरा तरीका है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्स निकालो और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। फर्स्ट मेथड देखते हैं। वेन डायग्राम से फर्स्ट मेथड करना ईजी है। सो अगर वेन डायग्राम में मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो दिस इज सेट ए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हमने देखा था ऑलवेज यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ए के बाहर वाले जितने भी नंबर्स हैं दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा दिस इज ए यूनियन बी। एंड अब अगर हम बाहर वाला देखेंगे तो ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बताएगा। रिमेनिंग पार्ट है ए यूनियन बी के बाहर का विच इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे y को। y हमारे को बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट। y अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए के बाहर वाला एरिया जो है ये हमारा y हो गया। नाउ अब हमारे को y मिल गया, x मिल गया। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो रेड वाले पार्ट को ओवरलैप कर रहा है। रेड वाला जितना भी पार्ट है वो सब येलो वाले पार्ट के अंदर आ रहा है। तो यानी y बड़ा है कि x बड़ा है? x है रेड वाला पार्ट, y है येलो वाला पार्ट। हमारे को देखने को मिलेगा कि येलो वाला पार्ट बड़ा है, रेड वाला पार्ट छोटा है। जो रेड वाला पार्ट छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y। x जो है वो y का सबसेट है। सो हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा ए ऑप्शन, x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, सबसेट हमेशा छोटा होता है, इंक्लूडेड होता है बड़े वाले सेट के अंदर। नाउ
इंटरवल्स क्या होती हैं? इंटरवल्स हमारे किसी भी नंबर लाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमने सेट को देखा था, सेट में हमारे को मिल रहा था, काउंटिंग कर रहे थे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये सेट में क्या हो रहा था, हम वैल्यूज़ को 1 2 3 एक के बाद एक वैल्यू जंप कर रहे थे। अब 1 से 2 पे गए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, बट 1 के बाद 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.3 भी आ सकता है। तो अगर हम देखेंगे 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। अब इन बहुत सारे नंबर्स को अगर हम कंसीडर करें, हम बोलें कि 1 से लेकर 2 तक हम सारे नंबर्स को एक साथ डिनोट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? वो इंटरवल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो इंटरवल्स क्या होती हैं? एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ नंबर्स है, कंटिन्यूसली हम सारे नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर हम इस तरीके से एक इनइक्वालिटी को लिखते हैं, हम बोल रहे हैं x जो है वो a से बड़ा है, b से छोटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू a और b के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इसको नंबर लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि a एंड b पे हमारा ओपन इंटरवल है, इस इंटरवल को हम ओपन इंटरवल बोलेंगे, मतलब a वैल्यू और b वैल्यू कभी भी x के साथ कंसीडर नहीं होगी, बट a से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू x ले सकता है और b से जस्ट छोटी वैल्यू भी x ले सकता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्व ब्रैकेट के साथ। कर्व ब्रैकेट लिखेंगे हम a एंड b। सो अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 1, 2, दिस मीन्स दैट x की वैल्यू 1.1 हो सकती है, 1.001 हो सकती है, बट कभी भी 1 नहीं हो सकती। ओपन इंटरवल का मतलब है टच नहीं करेगा इंटरवल की एंडिंग वैल्यू को, बट उनके अंदर कोई भी वैल्यू को ले सकता है। अब ऐसे ही इस टाइप की इनइक्वालिटी है जहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल में काउंट करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास, इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट में, से क्लोज ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, हमने बोला 1 एंड 2। नाउ x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 1.1 भी हो सकती है। सो ऑल दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है इंटरवल में। नेक्स्ट इज क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। नाउ हमने एक इंटरवल को क्लोज कर दिया, एक को ओपन कर दिया। एग्जाम्पल 1 से 2। नाउ हमने स्टार्टिंग इंटरवल को कर दिया क्लोज, एंडिंग इंटरवल को कर दिया ओपन। स्टार्टिंग इंटरवल को क्लोज कर दिया, इट मीन्स x को 1 ले सकते हैं, इन बिटवीन 1 एंड 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की, और x की वैल्यू बट 2 नहीं ली जा सकती। सिमिलरली ओपन क्लोज इंटरवल, इट मीन्स कि हमने क्या करा, स्टार्टिंग जो हो रही थी इंटरवल की वो हमने ओपन रख दी। मीन्स x 1 नहीं हो सकता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1.1 1.2 हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 तक जा सकती है, बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, b का मतलब ये है कि x a से थोड़ा सा बड़ा होगा, a और b के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, b के इक्वल भी जा सकता है, b वैल्यू भी हो सकती है। नाउ अब यही जो इंटरवल्स हैं, इसके अंदर हम सेट के ऑपरेशंस को लगा के देखेंगे कि कैसे सेट के ऑपरेशंस लगते हैं। देखो, अब हमारे को एक सेट बोल दिया A और सेट बोल दिया B। इसको सेट भी बोल सकते हैं, इंटरवल्स भी बोल सकते हैं कि A एंड B 2 इंटरवल्स हैं हमारे पास। इन 2 इंटरवल्स के अंदर अगर हम नंबर लाइन पे इसको बनाएं तो नंबर लाइन पे हमारे को मिलेगा -3, -1, 2, 5 और यहाँ पे 0 होगा। टू द स्केल नहीं बनाया है, रफ अप्रॉक्सीमेशन बनाया है। अब यहाँ पे अगर हम A को देखेंगे तो A हमारा -3 पे ओपन है और 2 पे क्लोज है, राइट। सो ये हमारा A इंटरवल हो गया।
अब अगर हम बी इंटरवल को देखेंगे, बी इंटरवल -1 पे ओपन है, 5 पे क्लोज है। ये हमारा बी इंटरवल हो गया। अब इन दोनों इंटरवल्स को हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ओनली कॉमन वैल्यूज लेनी होती है, कॉमन वैल्यूज। इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, -1 से लेकर 2 तक ऑल द वैल्यूज आर कॉमन। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि -1 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज कॉमन है इन ए एंड बी। ये कॉमन इंटरवल हो गया, बट कॉमन इंटरवल में -1 इंक्लूडेड है कि नहीं है। -1 को देखेंगे हम तो ये बी इंटरवल में नहीं आ रहा है, ए इंटरवल में आ रहा है। दोनों में आना चाहिए तभी इंटरसेक्शन का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये ए के अंदर तो आ रहा है बट बी के अंदर नहीं आ रहा है। बी के अंदर ओपन इंटरवल है, तो बी में इंक्लूडेड नहीं है, इट मीन्स दोनों में इंक्लूडेड नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं कर सकते। 2 को देखेंगे तो 2 हमारा क्लोज इंटरवल बनेगी। क्यों? क्योंकि बी के अंदर भी 2 इंक्लूडेड है और ए के अंदर भी 2 इंक्लूडेड है। ए की इंटरवल क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे 2 जो है तो बोथ ए एंड बी दोनों इंटरवल्स का पार्ट है, वैल्यू 2। नेक्स्ट हमारे को यूनियन निकालना है। यूनियन का मीनिंग होता है कि जितनी भी इंटरवल है सारी लेनी है। -3 से ए स्टार्ट हो गया, कोई भी नंबर मिल जाए वो हमारे को लेना है, कॉमन हो नहीं हो। अगर वो किसी भी सेट में आ रहा है तो उसको लेना है। यहाँ से लेना स्टार्ट किया 5 तक, ये पूरा जो वैल्यू है -3 से 5 तक, ये सारे नंबर्स या तो ए या तो बी या फिर कॉमन कैसे ना कैसे करके किसी ना किसी सेट के अंदर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे -3 को देखेंगे तो -3 ए में इंक्लूडेड नहीं है और बी में भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल होगी। 5 बी में इंक्लूडेड है, ए में इंक्लूडेड नहीं है, बट एक में भी इंक्लूडेड है तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन के अंदर एक भी है तो भी हम उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग ये है कि ए में से बी वाली इंटरवल्स को हटाना है। तो ए में से ये बी वाली इंटरवल को हटा दिया, बी के साथ जो कॉमन इंटरवल थी उसको ए में से रिमूव कर दिया, तो सिर्फ इतनी इंटरवल बचेगी। अब इतने इंटरवल के अंदर हमारे को -3 से -1 वैल्यू मिलेगी। -3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ए में इंक्लूडेड नहीं था। -1 की बात करें, -1 ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। अब अगर -1 बी के अंदर नहीं है तो ए से कभी मैं रिमूव कर पाऊँगा, ए में से रिमूव ही नहीं कर पाऊँगा। ए के अंदर -1 है, बी के अंदर -1 नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन करते हुए बी के अंदर जब -1 है ही नहीं तो ये ए के अंदर से कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगा। रिमूव नहीं हो पाएगा तो ये हमेशा इंक्लूड हो जाएगा। सो a minus b will be -3 to -1, -1 is closed. Now b minus a. सिमिलरली b माइनस ए का मतलब ये है कि a के साथ जो कॉमन पार्ट है वो हटाना पड़ेगा। अब कॉमन पार्ट हटाते हुए हम ये बोलेंगे कि ये जो 2 है ये a में इंक्लूडेड था, b में भी इंक्लूडेड था, तो a में इंक्लूडेड था, तो जब a को सब्ट्रैक्ट करेंगे b से तो ये 2 जो है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 ओपन इंटरवल में आ जाएगा, फिर 2 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं 5 तक, 5 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा क्योंकि 5 ए में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ अब कुछ PYQs देखते हैं। PYQs, सबसे पहला PYQ है, हमारे को सेट ए डिफाइन कर रखा है। सेट ए कैसे डिफाइन किया गया है? सेट ए डिफाइन ऐसे किया गया है कि 100 से 700 तक सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं
वो सेट ए के अंदर है। तो सेट ए को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 से लेकर 700 तक सारे नंबर्स हैं, बट जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 और 4 नहीं होने चाहिए। 3 और 4 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो 100 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 101 इंक्लूड हो जाएगा। 102 इंक्लूड नहीं होगा, 3 का मल्टीपल है। 103 इंक्लूड हो जाएगा। 104 नहीं होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 105 नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 106 हो जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स हमारे ए सेट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर हम डायरेक्ट काउंट करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट काउंटिंग नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें 100 से लेकर 700 तक पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बोलें S 100 से लेकर 700 तक, सो ये होंगे 601। तो 601 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे हमारे S सेट के अंदर। अब अगर हमने एक P सेट इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 3 हमने ले लिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लिए मतलब 102 ले लिया, 105 ले लिया, ऐसे करते करते 699 तक हमने ले लिया। अब इस सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये एक AP बना रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन AP का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स? AN का फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। ये लगाने के बाद हमें मिलेगा 699 इक्वल्स टू 102 प्लस n-1 इंटू 3। ये करने के बाद हमारे को n की वैल्यू मिल जाएगी 200। तो इसके अंदर हमारे पास 200 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही हमने एक नया सेट लिया जिसके अंदर हम मल्टीपल्स ऑफ 4 ले रहे हैं, 100, 104, ऐसे करते करते 700 तक। फिर से हमारी AP बनेगी। यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। nth टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे 151 एलिमेंट्स हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगे 151। ठीक है, 151 एलिमेंट्स मिल गए। अब हम यहाँ पे एक नया सेट डिफाइन करेंगे। नाउ R ये हमारा होगा 12 का मल्टीपल, यानी 12 का मल्टीपल होंगे 108, 120, ऐसे करते करते 696। फिर से सम ऑफ AP लगाएंगे। सम ऑफ AP लगाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे 50 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। 50 एलिमेंट्स आएंगे। 50 एलिमेंट्स हमारे अगर हम 12 के मल्टीपल लेंगे तो आएगा। अभी 12 का मल्टीपल क्यों लिया है वो अभी बताता हूँ। देखो, अब अगर S के अंदर से हम ये P के सारे एलिमेंट्स निकाल दें तो मल्टीपल ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर हम Q के सारे एलिमेंट्स निकाल दें तो मल्टीपल ऑफ 4 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4 जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो मल्टीपल ऑफ 12 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको देखो, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे P एलिमेंट के अंदर 105 के बाद 108 आएगा,
यहाँ पे भी 104 के बाद 108 आएगा। अब अगर हमने S में से S में है 601, इसमें से P के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, 200 एलिमेंट्स हटा दिए, तो यहाँ पे 108 हमने एक बार हटा दिया, S में से 108 को हमने रिमूव कर दिया। अब हमने Q के सारे एलिमेंट्स हटाए, तो 151 एलिमेंट्स हटा दिए हमने। इस बार हमने 108 को फिर से इसमें से S में से रिमूव कर दिया, बट 108 तो P के टाइम रिमूव हो गया था। जब 102, 105 रिमूव हुआ था इसके अंदर से, 108 भी रिमूव हो गया था। अब यहाँ पे ऐसे 100, 104 रिमूव हुआ, 108 फिर से रिमूव हो गया, तो यानी 3 इंटू 4 12। तो 3 इंटू 4 जो है 12 के मल्टीपल्स 2 बार रिमूव हो रहे हैं, 2 बार रिमूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी काउंटिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी। काउंटिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी तो ये 50 नंबर्स जो हैं, जो 2 बार एलिमिनेट हुए, इनको वापस से हम ऐड कर देंगे। वापस से ऐड करने पे हमने क्या करा, इसमें से 3 के 4 के मल्टीपल्स रिमूव किए, 12 के मल्टीपल्स 2 बार रिमूव हो गए थे, वो हमने ऐड कर दिए। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 300। सो हमारे को सेट ए के अंदर नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर 300 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे देखते हैं। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ हार्ट एलिमेंट्स इज 89%। 98 are suffering from lung. Lung suffering is 98%. K% are suffering from both elements. Then K does not belongs to the set. अब K की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये देखते हैं। K की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो K की वैल्यू निकालने के लिए H एंड L इंटरसेक्शन लेंगे तो बोथ का आ जाएगा, इसको हम K% बोल सकते हैं। H एंड L दोनों को हम K% में डाल सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे N यूनियन इज इक्वल्स टू NH प्लस NL माइनस NH इंटरसेक्शन L। यूनियन का फॉर्मूला इंटरसेक्शन के फॉर्मूले के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे NH यूनियन L, कितने पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट एंड लंग दोनों की डिजीज़ है, तो यहाँ पे 89 प्लस 98 माइनस K। नाउ K की वैल्यू को हम H यूनियन L से कंपेयर कर सकते हैं। H यूनियन L मतलब हार्ट एंड लंग, हार्ट एंड लंग दोनों की डिजीज़ वाले पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 100%, यानी सारे पेशेंट्स जो हैं उनको कोई ना कोई डिजीज़ है। सो इसकी मैक्सिमम रेंज हो सकती है 100% और मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 98%। मिनिमम 98% क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारे को पहले से ही बोला गया है कि 98% लोगों को लंग डिजीज़ है, तो मिनिमम 98% लोगों को तो कोई ना कोई डिजीज़ है। तो हो सकता है कि जितने भी लंग पेशेंट्स हैं उन्हीं 98% में से कुछ 89% लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज़ भी है। सो मिनिमम वैल्यू 98 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है। तो अगर 100 वैल्यू लेके चलेंगे तो 100 वैल्यू लेने पे हमारे को मिलेगा 87%।
100 वैल्यू लेने पे हमें मिलेगा 87%, और अगर हम 98 वैल्यू लेके चलेंगे तो हमारे को मिलेगा 89%। नाउ तो k की वैल्यू 87 से लेकर 89 के बीच में हो सकती है। 87, 88 भी हो सकती है और 89 भी हो सकती है। नाउ a के अंदर 89 आ रहा है तो कैन नॉट बिलोंग्स टू नहीं होगा, k जो है वो a को बिलोंग कर सकता है। यहाँ पे 88 आ रहा है तो b को भी बिलोंग कर सकता है। यहाँ पे 87, 88, 89 में से कुछ नहीं आ रहा तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 87 आ रहा है तो डी को बिलोंग नहीं कर सकता। नाउ यहाँ पे हमारे को दिया गया है ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है और वो सबसेट ऑफ सी है, सी सेट के अंदर वो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे को बोल रही है ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी। ओके, हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ए एंड बी है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हमें सी ऐसे बनाना है ए माइनस बी। ए माइनस बी जो है वो यहाँ पे आएगा। सो ए माइनस बी ये है एंड ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी। ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी है, यानी ए माइनस बी वाला पार्ट सी वाले पार्ट के अंदर आना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी भी सी के अंदर आना चाहिए। तो सी कुछ इस तरीके का दिखेगा जहाँ पे इसमें ए माइनस बी भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है। देन ए इज सबसेट ऑफ सी, करेक्ट। ये ए जो है ये पूरा सी का सबसेट बन रहा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारे को नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारे को बोला गया है बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट 5। सो ए एंड बी इसका इंटरसेक्शन जो है वो सी के अंदर आ रहा है, तो बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। फाई यानी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, ये भी ट्रू है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे को बोला गया है सी यूनियन ए। सी यूनियन ए मीन्स ए का पूरा पार्ट ले लिया, सी का पूरा पार्ट ले लिया एंड हमने ले लिया नेक्स्ट सी यूनियन बी। सी का पूरा पार्ट ले लिया एंड बी का पूरा पार्ट ले लिया। बोथ का इंटरसेक्शन किया, दोनों का इंटरसेक्शन किया, दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ओनली ये पार्ट आएगा विच इज इक्वल्स टू सी। ये भी सही है, ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट अब हमें मिलेगा ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ए यूनियन बी को अगर हम ए यूनियन सी से इक्वल कर रहे हैं, ए यूनियन बी को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए से ए कैंसिल, ए यूनियन बी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं कैंसिल। सो वी गेट बी इक्वल्स टू सी। नाउ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने यहाँ पे कुछ थ्योरी देखी, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए सेट के। बहुत समराइज्ड वे में हर एक टॉपिक को लिया है। क्वेश्चंस इसमें अभी हमने कम किए हैं। क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है, बेसिक और थ्योरी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी के अंदर देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स जिसमें बेसिक्स या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं,
तो वो एनसीईआरटी से क्लियर करो। उसके अलावा अगर थ्योरी, इन डेप्थ थ्योरी में जाना है, चेक करना है कि किस तरीके से वर्क कर रही है ये इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन या थ्योरी को और डिटेल में समझना है, तो सिंगेज या अरिहंत की थ्योरी बुक्स आती हैं, सेट आते हैं, सेट ऑफ 5 बुक्स, सेट ऑफ 4 बुक्स आते हैं। उसके अंदर डिटेल में हर कंसेप्ट, हर टॉपिक को जेईई के दिया हुआ है, उसको रीड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस एनी डीपीपी सीपीपी। किसी भी डीपीपी सीपीपी सीरीज़ को ले लो, उसको प्रैक्टिस करो रेगुलरली, तो उसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ फेमिलियरिटी आएगी। पीवाईक्यूज़ के लिए कोई भी एक बुक फॉलो करनी है, दिशा, अरिहंत, एमटीजीज में से कोई भी एक बुक उठाओ, एटलीस्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे, नई वीडियोस बनाएंगे और इसका नेक्स्ट चैप्टर कुछ ही दिनों में रिलीज़ करेंगे।